मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुदैवम्। तत्वार्थ राजवाक्य के आधार से यहाँ 12वें सूत्र के अंतर्गत ज्योतिष देवों की चर्चा हमने कल यहाँ प्रारंभ की है। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे विमान जो विमान रोशनी उत्पन्न करते हो, प्रकाश उत्पन्न करते हो, प्रकाशक हो, वे सब विमान ज्योतिष विमान है। 5 वेद इसके बतलाए गए, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। मूल सूत्र दिया ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। और ये कहा इन सब में जन्म लेने वाले देव विविध प्रकार की उत्तर प्रकृतियों वाले होते हैं, जिनके सबके नामकरण की उत्तर प्रकृतियां का भिन्न भिन्न उदय देखा जाता है। सूर्य के अलग नामकरण की प्रकृति का उदय है, चंद्र के अलग नामकरण की प्रकृति का उदय है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य विमान में सिर्फ सूर्य ही रहता हो। सूर्य तो एक इंद्र है जो उस विमान का अधिकारी है। चंद्र तो एक इंद्र है, चंद्र नाम का इंद्र है जो चंद्र नामक विमान में रहता है। माने चंद्र संज्ञा 2 चीजों के लिए हो गई, एक चंद्र नामक विमान और एक चंद्र नामक इंद्र। सूर्य नामक विमान और सूर्य इंद्र। तो सूर्य इंद्र और सूर्य विमान ये दोनों अलग अलग चीज हैं। विमान जड़ है और उसमें रहने वाला इंद्र चेतन है। इन सब का गमन क्षेत्र स्थान पृथ्वी से या इस भूमि तल से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई तक है। माने 110 योजन का क्षेत्र ज्योतिष देवों का क्षेत्र है। उसमें सबसे नीचे 790 योजन पर तारे, 800 योजन पर सूर्य और 880 योजन पर चंद्रमा है। उसके ऊपर नक्षत्र के विमान, फिर बुध के विमान, फिर शुक्र के, फिर गुरु, मंगल और फिर सबसे ऊपर 900 योजन की ऊंचाई पर शनि के विमान है। और ये सब 110 योजन का ज्योतिष चक्र, ज्योतिष लोक, ये पूरे मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों की ऊंचाई तक फैला हुआ है। माने स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक, अंत तक सूर्य चंद्रमाओं का सद्भाव है। ग्रह नक्षत्र तारे भी उन्हीं के परिवार क्रम में ही है। देखिए, अब इसी प्रकरण को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 405, 405 पेज पर अभिजीत नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहर है। ये जो नक्षत्र कहे हैं उन नक्षत्रों के सबके अलग अलग नाम हैं, ज्योतिष शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जिनको ज्योतिष में विशेष इंटरेस्ट है वे वहां से उनके नाम जान सकते हैं, और जिनको इंटरेस्ट होगा वे जानते भी होंगे। हमने भी पढ़े हैं ये सब। अभिजीत नाम का नक्षत्र ये सबसे पहले भीतर माने सुमेरु पर्वत की तरफ से भी हम बात करें तो सुमेरु पर्वत सेंटर में है और उससे दूर दूर होते गए हैं सभी। तो अभिजीत नक्षत्र सबसे पहले और मूल नक्षत्र ये सबसे बाहर है। इनमें भी भरणी सबसे नीचे और स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर है। स्वाति नक्षत्र का नाम तो सुना होगा आपने। इस नक्षत्र के काल में यदि बादलों से
बरसात हो और बूंद गिरे, और यदि ये नक्षत्र का काल हो तो वो बूंद सीप में गिरने पर मोती बन जाती है। ऐसा ही सहज स्वरूप है। फिर देखिए, सूर्य के विमान तपे हुए स्वर्ण के समान प्रभा वाले, लोहित मणिमय, ये सूर्य के विमान है। सूर्य के विमान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ सूर्य विमान का वर्णन प्रारंभ किया है यहाँ से, तपे हुए स्वर्ण के समान, प्रभा माने रोशनी, लोहित मणिमय, मणि का नाम है लोहित, प्रभा बहुत तीव्र है, स्वर्ण जैसी है, तपे हुए स्वर्ण जैसी है। इसकी प्रभा तो हमारे ख्याल में आती ही है ना, हम रोजाना इस प्रभा का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन सूर्य से निकलने वाली इन किरणों को, स्वर्ण जैसी किरणों को हम देखते हैं। और कैसा है ये सूर्य बिंब कि 48 सहित 1/60 योजन लंबे। कितना हो गया ये? 48 सहित 1/60 योजन लंबे, ये तो लंबाई कह दी। और इससे आधा माने 24 सहित 1/60 योजन चौड़े। पॉइंट्स में आ जाएगी बात। आप 48/60 और 24/60 भी मान सकते हैं। पंडित जी 48/60। हाँ पंडित जी, ये जो नक्षत्र और ग्रह है उसका शेप भी डिफरेंट डिफरेंट है, ग्रह नक्षत्र और तारे, क्योंकि सूर्य चंद्र का तो राउंड है, तो इनका शेप कैसा है? उनका शेप भी राउंड ही होना चाहिए, मेरे को एक अलग से ख्याल में नहीं आ रहा, लेकिन राउंड शेप ही है सबका। तारा भी राउंड है? हाँ बिल्कुल राउंड शेप ही है, सर्पी की तरह, चक्र की तरह है, ऐसे लेकर के खींचने वाले देव भी हैं, वाहन देव। तो ये अलग अलग कैसे है, अलग अलग दी गई है, तो उसका कुछ अलग इम्पोर्टेंस होएगा ना कुछ? क्या चीज? ये नक्षत्र ऐसा नाम दिया, फिर ग्रह नाम दिया, फिर तारे भी नाम दिए, ऐसे ऐसे नाम संज्ञा दी है अलग अलग। साइज अलग अलग, सबकी साइज अलग अलग है ना। अच्छा, सबकी साइज अलग अलग है, सब में रहने वाले देवों की संख्या अलग अलग है, सबको खींचने वाले वाहन देवों की संख्या अलग अलग है, कलर की अपेक्षा से भी सब में अंतर है, बहुत अंतर बतलाए गए हैं, बहुत तरह से अंतर है, तभी तो 5 प्रकार बनेंगे, नहीं तो फिर एक जैसे ही हो जाएंगे सभी। हाँ, इसलिए ये नक्षत्र क्या है, क्यों अलग इसका नाम रखा है, ग्रह क्या है? ग्रह तो उसका नाम है, किसी का नाम चंद्र है तो चंद्र नाम क्यों रखा है? अभी तो रखा थोड़ी ना है, ये तो अनादि काल से है। हाँ अनादि है, लेकिन क्या क्या है उसका महत्व के क्यों ग्रह नाम दी है? तो उसका कुछ कोई महत्व नहीं है उसका। अच्छा, सामान्य वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन करा रहे हैं यहाँ, कोई ग्रहों का महत्व नहीं है। दुनिया में लोगों को ग्रहों का बहुत महत्व दिखाई देता है, दुनिया में तो लोग ग्रहों की पूजन करते हैं, ग्रहों को सम्माननीय और पूजनीय मानते हैं। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान मात्र करा रहे हैं, विमान मात्र है, कोई स्पेशल ट्रेन हो तो उसका क्या महत्व है? ठीक है बस। कोई साधारण ट्रेन हो तो उसका क्या महत्व है बस। कितनी ट्रेनें चलती है, जयपुर मुंबई ट्रेन चलती है एक हमारे, और जयपुर कोलकाता चलती है, जयपुर बेंगलोर चलती है। तो जयपुर बेंगलोर में और जयपुर कोलकाता में क्या फर्क है? सभी मनुष्यों के भी नाम अलग अलग ही है ना। हाँ? एक शेप होने पर भी सबके नाम अलग अलग होते हैं, ऐसे नाम में क्या रखा है? शेप अलग अलग की, शेप तो है ही, साइज सबकी अलग अलग है। हाँ वही शेप एक होते हुए भी साइज अलग।
हाँ शेप पूछ रहे हैं ना हीना बहन, तो मैं बोलती हूँ सबके मनुष्य के शेप एक होने पे भी अलग अलग नाम है, तो अलग अलग उनकी खूबियां हाँ, रहती है। ठीक बात है। तो इसका तो कोई हेतु नहीं है वास्तव में, शास्त्रों में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको टालने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो सच में इसके संदर्भ में कोई वर्णन ऐसा कुछ अलग से आता नहीं है। इसे चंद्र क्यों कहें, इसे सूर्य क्यों कहें, इनको ग्रह नाम क्यों दिया है, ये तारे क्यों कहलाते हैं, इनको तारे शब्द। एक्चुअल में अपने को तारों के संदर्भ में, सूर्य चंद्र के संदर्भ में कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं होता, लेकिन जहाँ ग्रह शब्द आ जाता है तो हमें लगता है ग्रहों का चक्कर। दुनिया में बहुत ग्रहों का चक्कर है। कहते हैं कि साहब इसकी शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ऐसा कहते हैं लोग। इसकी ये 7.5 साल का एक काल है, ये शनि की दशा है। ये राहु और केतु इसके ऐसे हैं, ये इसके इस ग्रह में राहु ग्रह बैठा हुआ है, राहु की बुरी दृष्टि है, इस पर मंगल का प्रभाव है। तो लोग ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण भी करते हैं और लोग इसके कारण बेवकूफ भी बनते हैं, क्या कहें। बाकी औरों से कुछ मतलब नहीं है अपने वो ग्रह। ऐसा है कि ग्रह मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ विमान मात्र हैं। हमें ऐसी चर्चा या ऐसी शंका औरों के संदर्भ में क्यों नहीं हुई, किन्नर किम पुरुष के बारे में, मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच के बारे में। असुर कुमार में भी तो सबके नाम थे 10 प्रकार के, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, दिप कुमार। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक कुमार है तो दिशाओं में रहते होंगे, वायु कुमार है तो वायु से ही संबंध होगा उनका, अग्नि कुमार तो अग्नि जलाने का ही काम करते होंगे। ऐसा भी नहीं है कुछ। जिस तरह से सौधर्म ईशान शांत कुमार, शांत कुमार नाम का क्या महत्व है। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र आदि नाम है, उसी तरह से ग्रह भी हैं ये, उसी तरह से नक्षत्र भी हैं। 28 नक्षत्र हैं, इन सब के नाम भी शाश्वत हैं। 88 ग्रह हैं, उन 88 ग्रहों के नाम भी सबके अलग अलग हैं। 88 ग्रहों में से ये जगत में ज्योतिष मानने वाले लोग इन 9 ग्रहों को प्रमुखता देते हैं। और बहुत आश्चर्यजनक बात दिखाई देती है कि तीर्थंकरों तक को ग्रहों में बांट दिया है। कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से तीर्थंकर। अब उन तीर्थंकरों को कहाँ ग्रहों से लेना देना। असली ग्रह तो हम सबके पीछे पड़ा है मिथ्यात्व, तो मूल ग्रह है। ग्रह शब्द का प्रयोग जगत में किया जाता है अनिष्ट कारक के रूप में, कि ग्रहों का चक्कर है साहब, इनके तो बहुत ऐसे ग्रह का चक्कर लग रहा है कि घर में शांति नहीं रहती है। लड़ाई झगड़े, टेंशने और उलझने, जहाँ देखो वहां, जहाँ हाथ डालते हैं वहां काम बिगड़ता है। इसके तो कोई भारी ग्रहों का चक्कर है। दुनिया ऐसा कहती है और हम दुनिया को कहते हैं कि तुम इन चक्करों को छोड़ो और तुम्हारे पीछे जो मिथ्यात्वादी का ये ग्रह पड़ा है उसको थोड़ा सा संभालो। यदि वो चला गया तो सब सुधर जाएंगे। सबका आकार गोल है, जिसमें सूर्य बिंब 48/61 योजन लंबाई वाला है। इसमें 48 सहित 1/60 लिखा है, लेकिन तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में 48 अर्थात 48/61 ये उसकी लेंथ कही है सूर्य बिंब की। विड्थ कितनी है इसकी कि 24/61 योजन, माने उसका हाफ, जितनी लंबाई उससे आधी चौड़ाई। और आधे गोलक के आकार वाले, आधे गोलक के आकार वाले मतलब हाफ बॉल। गोलक, गोलक माने कोई भी गोल चीज, नींबू है, संतरा है, एप्पल है, अनार है, बॉल है, वो है गोलक।
और आधा कर दिया उसको तो हाफ स्पीड जैसा दिखाई देता है, ऐसे आकार वाले हैं। कौन? सूर्य के विमान। देखिए इसमें भी जो के अक्षर का प्रयोग किया है, सूर्य के विमान, ये इस बात को सूचित कर रहा है कि सूर्य एक नहीं है। यदि सिंगुलर होता तो फिर सूर्य का विमान ऐसा कहते। सूर्य का विमान कैसा है? नहीं नहीं, सूर्य के विमान कितनी लंबाई चौड़ाई वाले हैं, इसका मतलब सूर्य के विमान बहुत सारे हैं और सभी सूर्य के विमान 48/61 योजन वाले हैं। 24 सहित 1/60 योजन चौड़ाई वाले हैं। आधे गोल हैं, आधे गोलक के आकार वाले हैं और 16,000 देवों द्वारा वहन किए जाते हैं। पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा में क्रमशः 4-4 हजार देव सिंह, हाथी, वृषभ और घोड़े के आकार को धारण करके सूर्य के विमान में जुटे रहते हैं। इनके ऊपर सूर्य देव है। ख्याल में आई बात? क्या है स्थिति? 4-4 हजार देव, माने ये सूर्य का जो विमान है जो कि कुछ कम 1 योजन विस्तार वाला है, 1 योजन से कुछ कम है। अब इस विमान में को भी जो 1 योजन से कुछ कम है उसे खींचने वाले 16,000 देव हैं। क्या स्थिति है इन 16,000 देवों की कि 4-4 हजार देव चारों दिशाओं में एज ए व्हील की तरह, और सब देवों की आकृति अलग अलग जो चारों दिशाओं में है। पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम दिशा में कौन कौन से बतला दिए यहाँ? सिंह, हाथी, वृषभ माने बैल और घोड़ा, इनके आकार वाले। पंडित जी, हाँ जी। तो उसका जीवन पर्यंत उसको ऐसे ही रहना पड़ेगा? ऐसा ही कर्म का उदय है उनका, तो घोड़ा जीवन पर्यंत ऐसे ही रहना। बिल्कुल, ये अभियोग जाति के देव हैं। तो तिर्यंच में और उसमें क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रहा उनमें। देवगति के जीव हैं, कंठ से अमृत झरता है, भूख प्यास की वेदना तो नहीं है, सर्दी गर्मी की वेदना तो नहीं सताती है, निर्देशन में चलना पड़ता है। इनका भी जन्म वही उपवास जन्म होता है, इनको भी अवधि ज्ञान तो होता ही है। मरने के 6 महीने पहले माला मुरझाती है। ये इनकी ड्यूटी है एक प्रकार से। माने ज्योतिष देवों में भी 8 प्रकार बतलाए थे ना, इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, लोकपाल नहीं है, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक। तो उसमें जो अभियोग है, इंद्र तो है ही, अभी अभियोग जाति के जो हैं उनको ये ऐसा हाथी, घोड़ा और वाहन आदि बनना पड़ता है। वो थकते होंगे? नहीं थकते, थकान नहीं होती। कंटिन्यू करते। वैक्रियक शरीर में थकान नहीं होती, थकान नहीं होती, लेकिन उनका कैसा है जीवन ही किस प्रकार का है देखिए ना आप। फिर अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य तो है ही, ये काम करते हुए भी दूसरा रूप उनके दूसरे कार्य करते हैं, देखते हैं। तो वो कहाँ भी जा नहीं सकते ना? नंदीश्वर जाने का है, हमें सुमेरु पर्वत पे जाने का है, नहीं जा सकते ना? जाते हैं ना, दो रूप बना करके जाते हैं, बाकी उसमें भी जुटे रहते हैं। तो जाते वहाँ जाते हैं तो तभी देव बन जाते हैं ना, कि वहाँ भी ऐसा ही रूप रहता है। देव बन करके ही जाते हैं, और देव तो है ही वो, देव तो है ही। आकार हाथी का बना रखा है उन्होंने। समझ लीजिए ऐसा निर्देश दिया गया इंद्र के द्वारा कि जाओ, इस दिशा वाले सभी सिंह बन के, इस दक्षिण दिशा वाले सभी हाथी बन के, उत्तर दिशा वाले सभी
वृषभ बन के, पूर्व दिशा वाले ये पश्चिम दिशा वाले सभी घोड़ा बन के, ये सब इसी तरह से खींचेंगे। ये उनको निर्देश दे दिया गया, उनको ऐसा ही बनना पड़ता है। ड्यूटी बहुत हार्ड है, लेकिन दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं भी किसी भी रूप में रह सकते हैं। इनके भी देवांगनाएं होती है, देवांगनाओं के साथ में भोग भोगते हैं। इनका भी स्थान होता है, क्षेत्र होता है, भवन होता है, वहाँ रहते हैं, लेकिन ये ड्यूटी भी इनके साथ में चलती है। पंडित जी, ये जो देवों के जो विमान है उनमें मनुष्य की एंट्री नहीं होती ना? मनुष्य की एंट्री नहीं होती। तो ये जो चंद्र पे जाने की जो बात है कि मनुष्य अमेरिका से चंद्र पे जाके आए, वो सब बिलीवेबल नहीं बात नहीं है ना। ये तो सब है ही नहीं, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जैन शासन तो इस बात को मानता ही नहीं है। और यदि तत्कालिक परिस्थितियों की अपेक्षा से बात करें, जब मून पर कदम रखने की बात कही थी नील आर्मस्ट्रांग के माध्यम से, तो उस समय भी सारे मतांतरों ने एक स्वर में ये बात कही कि हमारे धर्म दर्शनों में चंद्रमा पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है। वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, कहीं भी किसी भी दर्शन संप्रदाय में चंद्रमा पर पहुंचने की बात नहीं कही है। मैं आपको लेटेस्ट बात बतलाता हूँ, अभी कोई 10-5 हाँ जी, अभी रिसेंटली कुछ नील आर्मस्ट्रांग का ये रिवील हुआ कि वो नहीं गया था, उसने ऐसा बताया था, ऐसा कुछ रिवील हुआ। मैंने अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा, लेकिन अभी रिसेंटली ये पास्ट 15-20 दिन में ऐसी बात आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15-20 दिन पहले हमारे भी यहाँ दैनिक भास्कर नाम से न्यूज़पेपर निकलता है, जो पूरे थ्रू आउट इंडिया में बहुत संस्करण निकलते हैं उसकी साइट से मेरे पास में न्यूज आई थी इस तरह की कि जिसमें किसी ने ये प्रूफ किया है, कोई चश्मदीद गवाह या किसी के पास में कुछ ऐसा स्पष्ट उल्लेख उसने किया है कि नील आर्मस्ट्रांग ने झूठ कहा था, वो चंद्रमा पर जाकर के नहीं आए हैं। ऐसा कुछ सच सामने आया है। और इस संबंध में मेरे पास में कुछ मेल भी थी जो मैंने शायद अतुल भाई खारा को भेजी भी थी, शायद आई थिंक अभी 15-20 दिन पहले की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। करेक्ट। और भी बहुत सारे प्रूफ हैं इस चीज़ के बारे में। तो अभी करीब 5-7 साल पहले इसका कोई जन्मदिन मनाया गया था, शायद 75वां जन्मदिन था या ऐसा कुछ इसका, नील आर्मस्ट्रांग का। अभी तो शायद 80-82 साल का, 82-83 वर्ष का हो गया होगा। तो उस समय में भी इसका पूरा इंटरव्यू वगैरह सारा छपा था हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में, और सारी डिटेल्स वगैरह आई थी। उसको पढ़ करके भी यही प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा से लौटने के बाद में मीडिया से बचते रहे, मीडिया के सामने नहीं आए। मतलब आप देखिए, आज कोई व्यक्ति थोड़ा भी अच्छा काम करता है तो वो कितना फेमस हो जाता है, टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स में। मैं आज की तारीख में भी आप लोगों से पूछता हूँ, नील आर्मस्ट्रांग को आप लोगों में से कितने लोग पहचानते हैं? आपके तो वहीं अमेरिका में ही हैं, आपके सामने आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे उसे? जो एक मानव यहाँ धरती पर रहने वाला व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच करके आ गया, चंद्रमा तक जाकर के आ गया, वो तो एक असाधारण मानव हो जाना चाहिए। वो तो न मालूम कितने कंपनियों का तो ब्रांड एम्बेसडर हो जाता हो, क्या स्थिति होती उसकी, दुनिया में भगवान हो जाता, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तर्क हैं। और आप यदि इसको आदमी चंद्रमा पर पहुंचा है नहीं पहुंचा, यदि आप गूगल पर सर्च करने का प्रयास करेंगे तो आपको सैकड़ों बातें ऐसी मिलेगी जिनमें ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलेगा कि आदमी चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। बहुत इस तरह की बातें धीरे धीरे करके बीच बीच में नासा कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आती रहती है नासा के माध्यम से। और उनमें कितनी क्या सच्चाई है, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं भी कुछ मेरे पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह की कटिंग्स वगैरह देख रहा था। मैं अक्टूबर 2009 की एक कटिंग मेरे सामने आई जिसमें लिखा था कि चांद पर बर्फ के कुछ सबूत मिले हैं। नासा से मेरी महत्वपूर्ण जानकारी ऐसा।
नहीं, ऐसे ऐसे और इस तरह यहाँ ऐसा कुछ ना कुछ आता ही रहता है कंटिन्यूअसली कि यहाँ मॉइस्चर मिला, यहाँ ये मिला, वहाँ वो मिला, वो सब सिग्निफिकेंट चीजें नहीं है मगर इतनी। हाँ, कुछ भी नहीं है आगम में, इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है, ये सब बातें निराधार है। और यदि ये सब हो रहा है, मेरा एक इतना सा कहना है, कब तक बेवकूफ बनाया जा सकता है दुनिया को। अभी जो मैं 15 दिन पहले की जो बात कर रहा हूँ, उसमें तो ऐसा आया था कि पर्दा उठ चुका है चंद्रयान का, इस तरह का कुछ हेडिंग था शायद। मेरा ये कहना है कि आज से लगभग कितने साल हो गए होंगे, मान लो आप लगभग 40 साल 36 साल के आसपास हो गए, है ना, कितने 40-42 साल पुरानी बात है। इतने लंबे काल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ वहाँ की जानकारियां ही ली जा रही है। वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए वो वहाँ से मशीनों के माध्यम से, वहाँ जो उपकरण सेट किए वे सूचनाएं भेजेंगे। 40 साल पहले जब एक आदमी वहाँ जाकर के आ गया था, तो अब तक तो 40 साल में तो हजारों लोग जा चुके होते, पूरे वहाँ एस्टेब्लिश हो जाते। वहाँ जाकर के एक एक चीज की, वहाँ जाकर के रिसर्च सेंटर खोल दिए जाने चाहिए थे वहाँ पर, खुद मानव के माध्यम से। लेकिन अच्छा, कुछ नहीं हुआ उसके बाद में। आपने जो अतुल भाई को इन्फॉर्मेशन भेजी, वो आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, तो हम लोग सबको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ, मैं कर दूंगा, उसको कल भेज दूंगा मैं। कुछ नहीं, इतनी जानकारी थी कि वो नहीं पहुंचे, और किसी ने कुछ इस तरह का जवाब दिया है, कहीं कोई खुलासा किसी ने बतलाया है इस तरह का, और उन्होंने विद प्रूफ इस तरह की बात कही कि वो नहीं गए, उन्होंने झूठ बोला था, ऐसा। मैं कल मेल कर दूंगा उसके बारे में। लेकिन ये वास्तव में अपने लिए नहीं है ये सब बातें। हाँ, ठीक और है। इतने तर्क हैं, वो कोल्ड वार का टाइम चल रहा था उस समय, और वो रसिया और अमेरिका में से उसी की विजय होनी थी जिसकी उपलब्धि बहुत बड़ी हो, तो चंद्रमा पर पहुंचने से बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती थी। और उस समय की कई जो पिक्चरें आज के 40-50 साल पहले भी जो मूवी बनी है, उनमें भी जहाँ के दृश्य दिखाए गए हैं, वो एरिया 51 करके शायद आपके वहाँ कोई जगह है, वहाँ शायद उसका फिल्मांकन किया गया है ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए। मार्च 2001 में मोक्षगामी नाम की मैगजीन निकलती थी, कुछ आती थी, अभी भी आती होगी, मंथली मैगजीन है मोक्षगामी के नाम से। और उस मैगजीन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल एक छपा था, और उसमें ऐसा लिखा था कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे राल्फ रेने, और उन्होंने लगभग 200 तर्क देकर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। वहीं के वैज्ञानिक, वहीं के एस्ट्रोनॉट, जिन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि मानव चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। और उन्होंने नासा से जवाब मांगे, लेकिन उनको किसी तरह का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, नहीं दिया गया। अभी हम गूगल में देख रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग का तो डेथ हो गई अभी 82, उसके हाथ की कुछ सर्जरी हुई और वो मर गया। कब मरा है ये? अभी अर्लियर दिस मंथ गूगल में है, उसके हाथ की कुछ सर्जरी हुई और गया वो। अच्छा, हो सकता है। गूगल में से कुछ मिला इंटरेस्टिंग तो आपको भेज दूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं है भाई, ये सब चलता रहता है। और अब तो इतना सब कुछ उसके बारे में दृढ़ निश्चय है कि अब क्या प्रमाणों की जरूरत नहीं है। ये तो श्रद्धा का विषय है सच में। हाँ। हमारी श्रद्धा प्रमाणों की मोहताज नहीं है। हमें भरोसा है आगम पर, हमें भरोसा है उनके ऊपर जो सत्य महाव्रत के धनी है। हाँ पंडित जी, हाँ, गुरुदेव के प्रवचन में भी आता है, किसी ने पूछा कि ऐसे गए हैं चंद्रमा में, तो गुरुदेव ना बोले थे ऐसे जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा एक प्रवचन में ऐसा बोले, जा ही नहीं, कहाँ इधर कहाँ गए होंगे, लेकिन चंद्रमा पे जा ही नहीं सकते। सही बात है। और
आप इस संदर्भ में और थोड़ी बहुत कुछ तर्क वगैरह शायद मैंने उस समय दिए होंगे। ये क्या नाम है, जो डीवीडी है ना, ये 3 लोक वाली, जो 3 पार्ट हैं, शायद आप लोगों में से मेरे को किसी ने भेजी थी वापस। उसमें डीवीडी नंबर 3, तीसरे नंबर की डीवीडी, तो उसमें पूरा ये चंद्रमा संबंधी और ज्योतिष लोक संबंधी ही चर्चा की है। ये वीडियो डीवीडी शायद मनीषा बहन ने भेजी थी मेरे को, गई तो हमारे यहीं से थी, वो वापस भी मेरे पास में आई थी। तो आप लोगों तीसरे नंबर की डीवीडी 1 घंटे का प्रवचन वो सुने आप, तो ज्योतिष लोक संबंधी और ज्योतिष देवों संबंधी काफ़ी कुछ जानकारियाँ और जो चर्चाएं हैं वो उसमें तर्क संगत रूप से की गई है। वीडियो डीवीडी है। हाँ पर पंडित जी एक्चुअली देखो तो वो जो एक सामान्य मनुष्य वो विजयाद पर्वत तक भी नहीं पहुंच पाता, तो वो चंद्रमा की तो बात ही कहाँ, असंभव लगता है। मेरे पास एक डीवीडी रसिया से भी वहाँ के उनके आई थी, अवेलेबल थी, मैं तलाश करूँगा तो मेरे पास में मिल जाएगी। और उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था, ये चीज़ प्रूफ की थी कि मानव चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। करीब 1 घंटे की करीब वो डीवीडी थी, पूरी पौन घंटे 1 घंटे के आसपास की। तो पूरी तरह से, और वो पूरा का पूरा एपिसोड हमारे यहाँ जी न्यूज़ चैनल के ऊपर, स्टार न्यूज़ वगैरह ऐसे चैनल्स के ऊपर वो दिखाया गया, डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल हैं उनके ऊपर भी दिखाया गया पौन घंटे 1 घंटे का वो पूरा। चलिए अपन उन बातों में ना उलझें, जिनको रस हो वे उसकी और शोध खोज करें और जांच करें, लेकिन कौन करे और किसको रस है। सच बात तो ये है कि ये न तो वे इसको झूठ को स्वीकार कर सकते हैं उस समय, और न इसको सच तो खैर वो सिद्ध करने की कोशिश भी क्यों करेंगे जब सारी दुनिया सच मान रही है उस बात को। तो जिसको गरज हो वो करे, और हमें इसलिए गरज नहीं है कि हम कहाँ माथा मारते रहें, किससे बहस करते रहें, किससे झगड़ें, किसको कहें, और कौन मानेगा। शास्त्र पर जिसको श्रद्धा है वो तो मानते ही हैं। ये साफ साफ लिखा है कि चंद्रमा का जो विमान है उस चंद्रमा के विमान को 4-4 हजार 16,000 देव खींच रहे हैं। चंद्रमा की गति इतनी है कि उस गति से मेल ही नहीं खाता है। फिर दूसरी बात ये, चंद्रमा पर पहुंचने की बात तो कर रहे हो, सूर्य तो उससे पहले है, तारे तो उससे भी पहले, कैसे बैठेगी व्यवस्था। आप चंद्रमा पर से पत्थर लाने की बात करते हो, हम कह रहे हैं चंद्रमा देवों का विमान है। अब देवों के विमान में पत्थर कहाँ मिलेंगे आपको, मिट्टी कहाँ मिलेगी। उस डीवीडी में तो ऐसा प्रूफ किया है कि ये विमान बढ़ा ही नहीं, ये विमान गया ही नहीं, निकला ही नहीं आगे, ऐसा प्रूफ किया है। वहीं पर रह करके कई जगह से उसमें प्रकाश का आना, कई जगह पर लाइट दिखाई दे रही है, बहुत सारे तर्क दिए, झंडा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने सुनी होगी कई इस तरह की बातें। वहाँ हवा नहीं है, वहाँ परछाई कैसे पड़ रही है, चारों तरफ से दिखने वाली लाइट और रोशनी इस प्रकार की दिखाई देती है जिसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद ये किसी स्टूडियो के अंदर शूटिंग की गई हो, पूरा का पूरा ऐसे लगता है। मैं पढ़ता हूँ नीचे, जितनी बातें यहाँ कही है वो बातें याद रखने लायक बातें हैं ना, आप याद रखें। एक तो इसकी लंबाई चौड़ाई 4-4 हजार देव खींच रहे हैं, और जो ये देव खींच रहे हैं ये सभी देव अलग अलग आकार वाले हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और आगे बढ़ते हैं तो इनमें देव रहता है, सूर्य नामक देव है, सूर्य देव है इनके ऊपर। इनके सूर्य प्रभा, सुसीमा, अर्चमालिनी और प्रभंकरा, ये 4 अग्र महिषी है।
अग्र महिषी ये देवियों के नाम हैं। अग्र महिषी ये प्रमुख देवियां कहलाती हैं, ऐसा। ये प्रत्येक 4-4 हजार देवियों की विक्रिया कर सकती हैं। 4-4 हजार देवियों की विक्रियाएं कर सकती है। अग्र महिषी मतलब प्रमुख देवियां, जैसे इंद्राणियां होती है ना, जैसे शची नाम है। सौदर में इंद्र की प्रमुख इंद्राणी का नाम शची है। उस तरह से सूर्य की प्रमुख का नाम सूर्य प्रभा, सुसीमा, अर्चमालिनी और प्रभंकरा, ये 4 नाम मिलते हैं। तो 16,000 विक्रिया कर सकती हैं ये। फिर लिखा है सूर्य असंख्यात लाख विमानों के स्वामी हैं। ये सूर्य का जो विमान है, ये सूर्य असंख्यात लाख विमान उनके स्वामी हैं सूर्य। और चंद्र विमान निर्मल मृणाल वर्ण के समान धवल प्रभा वाले हैं। वे अग्नि के समान थे, उष्ण या येलो रोशनी वाले थे, और ये धवल प्रभा वाले हैं। ये 56/61 योजन लंबे, 56 सहित 1/60 लिखा है। मैं अन्य ग्रंथ के आधार पर बात कर रहा हूँ। 56/61 योजन लंबे, 28/61 योजन चौड़े और 1000 देवों द्वारा वहन किए जाते हैं। 1000 लिखा है ना, ये भी वही 16,000 ही आएगा। 16,000 ही देव है इसे भी खींचने वाले। 16 शब्द आप जोड़ सकते हैं। 1000 देवों द्वारा वहन किए जाते लिखा है ना, 1000 से पहले 16 शब्द और जोड़ ले। 16,000 देवों द्वारा वहन किए जाते हैं। पूर्वाधिक दिशाओं में क्रमशः सिंह, हाथी, घोड़ा और वृषभ के रूप को धारण किए हुए 4-4 हजार देव चंद्र विमान में जुटे रहते हैं। इनके चंद्र प्रभा, सुसीमा, अर्चमालिनी और प्रभंकरा, ये 4 अग्र महिषी 4-4 हजार देवियों की विक्रिया करने में समर्थ हैं। इसका मतलब एक देवी 4,000 की विक्रिया कर सकती है। हाँ, एक देवी 4,000 देवियों में बदल सकती है, बन सकती है। होगी एक, और 4,000 रूप बना सकती है अलग अलग, और 4,000 रूप बनाकर उन सब शरीरों से अलग अलग काम कर सकती है। ये असंख्यात लाख विमानों के अधिपति हैं। मतलब सूर्य भी असंख्यात लाख विमानों के अधिपति थे, और चंद्र भी असंख्यात लाख विमानों के अधिपति है। हाँ पंडित जी। हाँ, सूर्य के पास इतना विमान है, तो वो भी तो विमान सेम सूर्य जैसा ही होएगा। बस बहुत सारे विमान कहे हैं, वो सूर्य जैसा भी हो सकता है। इसमें इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, कुछ उल्लेख तो अलग से पढ़ने में आया नहीं है। ऐसा ही मानना चाहिए, सूर्य के इंद्र के विमान जो है सूर्य जैसे ही होंगे, लेकिन इतने प्रकाशमान तो नहीं है। मुझे लगता है इसका जो फर्क होगा ना, जो इनके विमान है या जिनके स्वामी इनको कहा गया है, वो है ग्रह, नक्षत्र और तारे। जैसे सूर्य एक इंद्र, अब उस सूर्य नामक एक इंद्र के, चंद्रमा नामक एक इंद्र के परिवार में एक तो सूर्य है। हम देखा था ना, 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। अब उनमें से लाख, ये कितने विमान हो गए ये टोटल?
जितने भी विमान होंगे उन सब विमानों में से असंख्यात लाख जो है वो विमानों का स्वामी सूर्य है, और असंख्यात लाख विमानों का स्वामी अधिपति वो चंद्रमा है। ये विमान संख्यात हैं। अभी ऐसा भी समझ सकते हैं अपन कि पूरे ढाई द्वीप के ही नहीं, ढाई द्वीप के बाहर जितने सूर्य चंद्रमा और उनके परिवार हैं उन सब की कॉमन बात की जा रही है। पूरे मध्यलोक में विस्तार को प्राप्त असंख्यात है ये, इसलिए असंख्यात शब्द का प्रयोग किया। असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा हैं, असंख्यात लाख शब्द का प्रयोग किया है। तो उन सब के जो अधिपति हैं वे सूर्य कहलाएंगे। इसी तरह से चंद्र वाले जो हैं उन सब के अधिपति वे चंद्रेंद्र कहलाएंगे। एक एक इंद्र हो जाएंगे इस हिसाब से इनके। तो डाईदीप के बाहर ऐसा देवो जो चंद्रमा रह सकते हैं क्या? जो बाहर डाईदीप के बाहर जो चंद्रा है, सूर्य है, बहुत हैं। ढाई द्वीप में तो बहुत कम है, ढाई द्वीप के बाहर ही है सबसे ज्यादा सूर्य चंद्रमा। बाहर उनकी संख्या बढ़ती गई है, उसका निश्चित गणित बतलाया है। आपको यदि इसका बहुत अच्छा और बहुत सुंदर गणित यदि जानना हो सरल भाषा में, तो आप बृहद द्रव्य संग्रह 35वीं गाथा की टीका देखिए। बृहद द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह बहुत अच्छा ग्रंथ है अपना, बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, बहुत सुंदर विवेचन द्रव्य संग्रह में किया गया है। और उस द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में पूरा का पूरा ये जम्बूद्वीप, मध्यलोक, तीन लोक आदि का वर्णन है। उसमें ज्योतिष लोक वाला जो प्रकरण है, लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा करते हुए 35वीं या 36वीं गाथा है, लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा करते समय वहाँ पूरा वर्णन किया है। और वहां से आप ये सूर्य चंद्रमा आदि का विस्तार किस प्रकार से है, बाहरी विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, ढाई द्वीप के बाहर किस तरह से वो बढ़ता चला गया है, आगे आगे किस तरह से बढ़ गया है। माने ढाई द्वीप तक के एक अलग सिचुएशन थी, फिर ढाई द्वीप के बाहर इतना बड़ा, फिर 4 बढ़ गए, फिर हर 50-50 हजार योजन पर 1-1 लाख योजन के अंतराल से इतने इतने सूर्य बढ़ते चले जाएंगे, फिर 1-1 लाख योजन के अंतराल से इतने इतने बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से 4-4 सूर्यों की लाइन से गोलाकार रूप से सूर्य चंद्रमा इन सब की वृद्धि होती चली गई है, संख्या बढ़ती चली गई है। अभी एक बात ये यहाँ अपन इसमें से ऐसी ले सकते हैं कि चंद्रमा के विमान असंख्यात हैं, असंख्यात लाख हैं, और सूर्य के विमान भी असंख्यात लाख हैं। तो असंख्यात लाख सूर्य विमान, उन समस्त विमानों के स्वामी वो सूर्य इंद्र है, और असंख्यात लाख चंद्र विमान, उन सब चंद्र विमानों के स्वामी वो सब चंद्र इंद्र है। ये सब पूरे मध्यलोक के अंदर व्याप्त फैले पसरे हुए हैं। ये सब की गणित समझना चाहिए अपने को ऐसा। तो सूर्य और चंद्रमा का परिवार। हाँ पंडित जी, तो ये भवनवासी से भी इनकी संख्या बहुत ही है ना, ज्योतिष देवों की। 4 प्रकार के देवों में सर्वाधिक संख्या ज्योतिष देवों की है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा संख्या कि सब स्वयंभू रमन तक है, उसका फैलावा हुआ है सब, उसका विमानों का नहीं, फैलावा तो स्वयंभू रमन तक सबका है। वैमानिक देवों में भी सब स्वयंभू रमन समुद्र तक फैले हुए हैं ऊपर, क्योंकि एक राजू का है ना तरफनाड़ी। हाँ, लेकिन भवनवासी वहां तक नहीं है ना।
वहां तक है, वहाँ भी। लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र के नीचे, अच्छा। नीचे अधोलोक में। फैलाव तो वहीं तक है, नहीं ख्याल में? नहीं, पहले एक ऐसा राज्य आया कि हाँ ऐसा ही सब विकल्प आया कि वहाँ तक सिर्फ यही है ज्योतिष। बिल्कुल बिल्कुल है, आप बिल्कुल कोई विकल्प नहीं करें। हाँ, अच्छा। जितने विकल्प होंगे ये सब अनुभूति में बाधक होंगे, इसलिए इन सब बातों के संदर्भ में जितने भी विकल्प हुए हैं उन सब विकल्पों से अपन निवृत्त भी होते चले, तभी निर्विकल्प आत्मानुभूति की ओर बढ़ पाएंगे। और सबका प्रयोजन एकमात्र वही है। ये सूर्य चंद्र के विमान तो हमने अनेक बार देखे हैं, अनेक बार उन्हें जन्म लिया है। कोई सूर्य और कोई चंद्र का ऐसा विमान नहीं होगा जिस विमान में हमने असंख्यात असंख्यात अनंत अनंत बार जन्म नहीं लिया हो। प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर हमारा जन्म हुआ है, देव बन करके भी और निगोदिया बन करके भी, ज्योतिष देव बन करके भी, देवांगना बन करके भी, लेकिन फिर भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये सब परिभ्रमण रुका नहीं है। और अब इन सब बातों को जानकर समझकर भी यहाँ से दृष्टि हटानी है और अपने परिदृष्टि लानी है, जिसके माध्यम से ही इन सब से निवृत्ति मिल पाएगी। तो यदि अपन ने सूर्य और चंद्र इन दो विमानों का कुछ थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा है, शेष का परिचय अपन फिर कल पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देता हूँ। पंडित जी, एक मृणालवणम के समान, उसका क्या मतलब? चंद्र विमान निर्मल मृणाल वर्ण के समान, ये कलर है, समझ लीजिए आप, बिल्कुल धवल सफेद निर्मल। अच्छा। ऐसा ये हंस के समान। अच्छा अच्छा। मृणाल मतलब हंस का पर्यायवाची शब्द है। वर्ण मतलब कलर, तो हंस जैसा सफेद कलर होता है ऐसा सफेद कलर का मृणाल वर्ण के समान धवल प्रभाव वाले। अच्छा। आपने वो जिनवाणी स्तुति सुनी है? संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, तांची तो गंगा ये वीत रागवाणी। संत चित्त मृणाल वृंद, संत चित्त मृणाल वृंद, वृंद माने समूह, मृणाल मतलब हंस, तो संत का चित्त हंसों के समूह के समान है जिसमें निरंतर ज्ञानी रमा करते हैं, ऐसा। अभी हम बोले याद आएंगे। चलिए बोलते हैं हम लोग। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।